और इस वक्त तस्वीरें आप नेशनल वॉर मेमोरियल की देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीडीएस देखिए किस तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं नेशनल इन्फेंट्री डे पर। और सीडीएस ने ये श्रद्धांजलि दी है नेशनल वॉर मेमोरियल पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पहुंच रहे हैं घाटी, वहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीडीएस ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। दरअसल इन्फेंट्री डे वो दिन 27 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है जब 1947 में पाकिस्तान के कुछ सैनिक नापाक इरादों के साथ में भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं। तब सिख रेजिमेंट के हमारे कुछ सैनिक किस तरीके से उनको मुजफ्फराबाद तक खदेड़ने का काम करते हैं, और इसी उपलक्ष्य में हर साल 27 अक्टूबर को उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सीडीएस ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है नेशनल वॉर मेमोरियल से। ये लाइव तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर सीडीएस ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेशनल वॉर मेमोरियल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सैनिकों से बातचीत करते हुए भी, साथ ही साथ जो हमारे शहीद हैं, जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। इसी बीच खबर सीरिया से आपको बताते हैं, जहां पर सीरिया की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करते नजर आए, जिसे देखने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के अधिकारी वहां मौजूद रहे। जिनके सामने पहले तोपों ने गोले दागे, इसके बाद आसमान में बम बरसाए गए और फिर एक के बाद एक दनादन कई रॉकेट गरजे। दोनों देशों की इस ड्रिल में जवानों को दुश्मनों से निपटने का हुनर सिखाया गया, जिसके लिए कई टैंक एक कतार में हमला करने के लिए तेज रफ्तार से भागते नजर आए। वहीं आसमानी फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने हुंकार भरी। इस दौरान दोनों सेनाओं के अधिकारियों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात भी की। हालांकि कहा जाता है कि सीरिया की सेना आमतौर पर इस तरह से संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं करती, लेकिन दावा है कि रूस की सेना ने सीरिया के खुफिया इलाके में ये मिलिट्री ड्रिल कर यूक्रेन और पूरे यूरोप को चेतावनी देने की कोशिश की है। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर हो गया। सुपर 12 में 2010 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को आयरलैंड ने 5 रन से हरा दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 158 रन बनाने थे, लेकिन 15वें ओवर में ही बारिश शुरू हो गई, जिससे डकवर्थ लुईस नियम के तहत इंग्लैंड की हार हो गई। इससे पहले आयरलैंड ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। भारत से दोस्ती निभाते हुए ग्रीस ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया और उसे F-16 फाइटर जेट बेचने से साफ मना कर दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में ग्रीस से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन ग्रीस ने पाकिस्तान की F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की मांग को ठुकरा दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास F-16 ही सबसे तगड़ा जेट है, लेकिन उसके लगभग सभी F-16 विमान पुराने वर्जन के हैं और उन्हें भी रिपेयरिंग की जरूरत है। वहीं ग्रीस के पास सबसे लेटेस्ट वर्जन के F-16 फाइटर जेट मौजूद हैं। मगर फिर भी ग्रीस ने पाकिस्तान को विमान बेचने से इनकार कर दिया। ग्रीस के पास इसकी कई वजह भी हैं। वो भारत का दोस्त तो है ही, उसकी अपनी भी जरूरतें हैं। ऊपर से आजकल उसकी अपने पड़ोसी और नेटो के दूसरे सदस्य तुर्की से जबरदस्त टेंशन चल रही है और पाकिस्तान उसी तुर्की का दोस्त है। ऐसे में ग्रीस को पाकिस्तान पर रत्ती भर विश्वास नहीं। फिर यूक्रेन की जंग कब क्या मोड़ ले उसका भी कुछ पता नहीं। इसलिए ग्रीस पाकिस्तान को F-16 जैसा चौथी पीढ़ी का बेहद ताकतवर मल्टी रोल लड़ाकू विमान देने को तैयार नहीं। ब्रिटेन में रूस के राजदूत का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने ये बड़ा बयान यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ दिया, जहां पर कहा कि इस युद्ध में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाला है। तो जहां एक तरफ रूस लगातार ड्रिल कर रहा है, लगातार ये आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या रूस की ओर से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन में रूस के राजदूत मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस युद्ध में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल भोपाल में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है। गैस रिसाव के बाद 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और सभी को आनंद फानंद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये बड़ी खबर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर गैस रिसाव होता है और इस गैस रिसाव से भोपाल में हड़कंप मच गया है। वाटर फिल्टर प्लांट में गैस का रिसाव हुआ, 6 लोगों की तबीयत बिगड़ी है और 6 लोग बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। भोपाल में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया है। वाटर फिल्टर प्लांट था जहां पर गैस का रिसाव हुआ,
और क्लोरीन गैस थी जिसका रिसाव होता है। 6 लोग इस रिसाव के कारण बीमार हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपने भोपाल से देखी, जहां पर गैस रिसाव के चलते 6 लोग बीमार हो गए हैं, आनंद फानन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसी बीच त्रिपुरा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर चक्रवाती तूफान सितरंग से कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहां राजधानी अगरतला में तूफान की वजह से इतनी तेज हवाएं चली कि लोगों के घर उजड़ गए। वहां से आए कई वीडियो इस तबाही की तस्दीक करते नजर आए हैं। वीडियो में लोगों के मकान पूरी तरह से ध्वस्त नजर आए। वहीं कई जगहों पर तो बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर पड़े, जिसकी वजह से सड़कें जाम हो गई, जिसके बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचने का काम किया है। उत्तर रेलवे ने त्योहार में भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक बार फिर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी। हालांकि नई दरें 6 नवंबर तक लागू रहेंगी, जिसका असर लखनऊ मंडल के रेलवे स्टेशनों पर पड़ेगा। वहां लोगों को अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 30 की बजाय 50 रुपए चुकाने होंगे। बताया गया कि इससे पहले 1 अक्टूबर को भी उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए थे। दावा है कि डोनेस्क में यूक्रेन के हाथों मुंह की खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए फास्फोरस बम दाग दिए। यूक्रेन का कहना है कि जब डोनेस्क में रूस से कुछ करते नहीं बन रहा, तो उसने इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले खतरनाक फास्फोरस बम फिर बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिनका सबूत दुनिया के सामने पेश करने के लिए सोशल मीडिया पर फास्फोरस बम का एक वीडियो भी शेयर किया गया। वीडियो को देखकर ऐसे लगा जैसे किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों, लेकिन वो आतिशबाजी नहीं बल्कि शोलों की ऐसी बरसात थी जो आसमान से मौत बनकर बरस रही थी। फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है। जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद ब खुद सुलग उठता है। उससे जोरदार आवाज के साथ हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे पटाखे फूट रहे हों। लेकिन ये घना सफेद धुआं इतना खतरनाक होता है कि इंसान के फेफड़े जवाब देने लगते हैं, इंसान की चमड़ी भी गल जाती है। रूस पर इससे पहले भी यूक्रेन में फास्फोरस बम गिराने के आरोप लगते रहे हैं। यूक्रेन ने मई में भी दावा किया था कि रूस मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करने के लिए फास्फोरस बम को हथियार बना रहा है। तब भी उस हमले का वीडियो सामने आया था। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीने तक बंद रहेंगे, लेकिन कपाट के बंद होने से पहले बड़ी संख्या में वहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान गंगोत्री धाम को फूलों से सजाया गया था। अगले 6 माह शीतकालीन जो प्रवास है वहां मां गंगा के दर्शन जो श्रद्धालु है वो कर पाएंगे। बताया गया कि इस बार करीब 62,000 श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। घाटी में वो सेना के इन्फेंट्री डे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो घाटी में इस बार सेना का इन्फेंट्री डे कार्यक्रम बेहद अलग अंदाज में मनाया जाएगा, जिसमें शिरकत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कश्मीर के दौरे पर हैं। इन्फेंट्री डे के कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं उसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। 27 अक्टूबर को हर साल इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो कब्जा किया था, जो नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ रही थी, उनको खदेड़ने का काम यहां पर सिख रेजिमेंट के जवानों ने किया। तो आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने का जो मंसूबा पाला था, उसे नाकाम करने का काम हमारे सैनिकों ने किया। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से बड़ा हमला बोला था। यह हमला उरी, बारामूला, पुंछ और नौशेरा सेक्टर में हुआ था। हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सेना से मदद मांगी थी और इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट वायुसेना के एयरक्राफ्ट से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मुजफ्फराबाद तक खदेड़ने का काम किया था। हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने उनकी मांग को चुनावी स्टंट बताया और उन पर हार के डर से यू टर्न लेने का आरोप लगा दिया। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने नए छपने वाले नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें लगाने की अपील की। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर जल्द ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की भी बात कही। यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए चीन अपनी ड्रोन आर्मी की ताकत बढ़ाने में जुट गया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में एक बेहद घातक हथियार के तौर पर उभरा ड्रोन कई मौकों पर अपना लोहा मनवा चुका है। और पिछले दिनों ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा। इसकी मदद से पुतिन की सेना ने राजधानी कीव समेत कई शहरों में ऐसा तांडव किया कि वहां से आग के बवंडर उठते दिखाई दिए।
दूसरी तरफ जेलेंस्की की फौज ने भी तुर्की से मिले खतरनाक बायरख्तार TB2 ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से कई मोर्चों पर पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा किया। इसीलिए ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटे शी जिनपिंग इस मामले में भी पिछड़ना नहीं चाहते और चीन ने अपने नए शक्तिशाली स्कॉर्पियन D ड्रोन की पहली उड़ान का एक वीडियो जारी किया। 4 इंजन वाला ये ड्रोन किसी कार्गो प्लेन से कम नहीं है। मतलब ये दुश्मन पर बम बरसाने के साथ ही जंग के वक्त हथियार और दूसरी जरूरी चीजें सप्लाई करने के भी काम आएगा। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि पुतिन और उनकी कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप की राहें अलग हो गईं। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। दावा है कि रूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जंग लड़ रहे हैं और जेलेंस्की के सैनिकों पर जोरदार प्रहार कर उन्हें उनके ही इलाके से खदेड़ने में जुटे हैं। दावा किया जाता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप को पुतिन की कसाई ब्रिगेड भी कहा जाता है। ये तक कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रमजान कादिरोव के लड़ाकों से भी ज्यादा खतरनाक और बेरहम होते हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच दरार पड़ गई है और जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप पुतिन के आदेशों को दरकिनार कर खुद ही फैसले ले रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि वैगनर ग्रुप का पुतिन से मोहभंग हो चुका है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के सैनिकों के साथ जंग लड़ने से इनकार तक कर चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना उन इलाकों में पुतिन की फौज पर भारी पड़ रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप इस बात से नाराज है कि पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए जोरदार तरीके से वार नहीं कर रहे हैं। उसका कहना है कि पुतिन इस लड़ाई को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप ये चाहता है कि यूक्रेन पर जल्द से जल्द रूस की फौज कब्जा जमा ले, चाहे इसके लिए पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु बम ही क्यों न दागना पड़े। लेकिन पुतिन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक बार न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, जबकि वैगनर ग्रुप को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो किसी भी सूरत में यूक्रेन को तबाह करना चाहता है। इसी वजह से वैगनर ग्रुप को ये लगने लगा है कि पुतिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जबकि एक वक्त ऐसा था जब वैगनर ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ पुतिन पर ही भरोसा था और पुतिन भी वैगनर ग्रुप पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। दावा तो यह तक किया जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार और बेरहम लड़ाके जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे और जैसे ही जंग का बिगुल बजा, इसके लड़ाके जेलेंस्की की सेना पर काल बनकर टूट पड़े थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने न सिर्फ मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना की मदद की थी, बल्कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के लिए भी इस किलर आर्मी ने वहां जमकर कहर ढाया था। मारियोपोल के बाद इसके लड़ाकों ने डॉनबास के कई इलाकों में भी कत्लेआम मचा दिया था। पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि बूचा नरसंहार में पुतिन की सेना के खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और शहर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन और पुतिन के बीच में दरार पड़ गई है। मतलब ये कि वैगनर ग्रुप ने पुतिन का साथ छोड़ दिया है और अगर ऐसा है तो ये रूस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मुंबई के गिरगांव से खबर, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो मुंबई के गिरगांव से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। कई गाड़ियां मौके पर दमकल विभाग की पहुंची और लंबे समय बाद इस आग पर काबू पाया गया। खबर लखनऊ से, जहां पर बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया सिपाही को पीटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। ये वीडियो बोहान चौकी के पास का बताया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं। सिपाही को पीटते हुए ये 3 लोग दौड़ा कर इस सिपाही को पीटा गया। क्या कारण रहा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं यूपी के हरदोई से खबर, जहां पर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ और 2 लोगों की जान चली गई। इस विवाद में 4 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया। बताया गया कि छोटे से विवाद में ये गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा। यहां दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पिता पुत्र समेत 2 लोगों की जान चली गई। बाबू सिंह नामक व्यक्ति के ऊपर एक गाँव के ही गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति के परिवार द्वारा हमला किया गया, जिसमें बाबू सिंह और उनके बेटे की डेथ हो गई है। 2 अन्य घायल हैं और इस संबंध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर छापेमारी की है।
पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। इस वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। साथ ही पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। मलेशिया में हो रहे सुल्तान जोहर कप में जब भारत की जूनियर हॉकी टीम ने जापान को हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान उत्तम सिंह समेत 5 खिलाड़ियों ने गोल दागे, जबकि जापान की टीम एक गोल ही करने में कामयाब रही। भारतीय टीम पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से हार गई थी। भारतीय टीम अब तक हुए 3 मैचों में 2 में जीत हासिल कर चुकी है। सुल्तान जोहर कप में भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके नए सैनिक युद्ध में उतरने से पहले जोरदार अभ्यास करते दिखाई दिए। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने यूक्रेन भेजने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती करने का ऐलान किया था, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार से वहां जंग लड़ रहे पुतिन के सैनिक बेहाल हो चुके हैं। कई मोर्चों से तो पुतिन की फौज को पीछे तक हटना पड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिणी खेरसोन के कुछ इलाकों को यूक्रेन की सेना ने फिर हासिल कर लिया है। मतलब यह कि यूक्रेन में पुतिन की सेना को ज़ेलेंस्की की फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसी वजह से पुतिन को यह डर सताने लगा है कि उनके हाथ से कब्जा किए गए यूक्रेन के इलाके कहीं फिसल न जाएं। इसीलिए उन्होंने जंग में हार के डर से यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने का फैसला कर लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती शुरू हुई। अलग अलग इलाकों में बने ट्रेनिंग कैंपों में जवानों को तैयार किया जाने लगा ताकि वो जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। रूस की सेना के एक ट्रेनिंग कैंप का वीडियो भी सामने आया जिसमें जंग में उतरने से पहले नए सैनिक T-80 टैंक चलाते और उससे ताबड़तोड़ गोले दागते नजर आए, जबकि कुछ सैनिक कैंप में AK-12 राइफल चलाने और ग्रेनेड फेंकने के गुर सीखते दिखे। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें जंग में उतरने से पहले पुतिन के नए सैनिक बारूदी सुरंगें लगाने और उनमें धमाका करने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए, जबकि वहां मौजूद कुछ सैनिक राइफल चलाने और हाथों के बल तेजी से आगे बढ़ने का अभ्यास करते रहे। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऋषि सुनक की कामयाबी के लिए उनके माता पिता ने वैष्णो देवी में दर्शन किए थे। बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक कमान संभालने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऋषि सुनक के माता पिता ने माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। वहां के सीईओ ने ये तस्वीरें साझा की हैं, किस तरीके से उनके माता पिता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे और वहां अपने बेटे ऋषि सुनक के लिए प्रार्थना की। युद्ध के बीच रूस ने एंटी टैंक मिसाइल दागने की ट्रेनिंग तेज कर दी। माना जा रहा है कि रूस ने जंग की इस तैयारी के जरिए पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जिसके तहत पुतिन की फौज ने पूर्वी साइबेरिया के एक इलाके में घातक हथियारों के साथ पसीना बहाया। रूस की तरफ से जारी वीडियो में सेना के जवान एक के बाद एक कई एंटी टैंक मिसाइलें दागते दिखाई दिए। उन्होंने तय टारगेट पर जोरदार हमले किए, जिससे वो इलाका कई घंटों तक लगातार गूंजता रहा। असल में रूसी सेना यूक्रेन से लड़ने के साथ साथ उन पश्चिमी देशों को भी आंखें दिखा रही है जो उसके दुश्मन के साथ खड़े हैं, यानी जो जंग की शुरुआत से यूक्रेन की मदद करने में जुटे हैं। और उन्हीं देशों की बदौलत यूक्रेन पिछले 8 महीने से रूस जैसे महाशक्तिशाली देश का सामना कर रहा है। और अब तो यूक्रेन के साथ खड़े पश्चिम के कई देशों ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पुतिन उन देशों को कई बार यूक्रेन की मदद करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। और इसीलिए रूस के सामने यूक्रेन के अलावा अब कई और देशों से लड़ाई लड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है। मतलब रूस ने यूरोप के कई देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है और उसे कभी भी उन देशों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि रूसी सेना हर मोर्चे पर उनका मुकाबला करने की तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में वो रूस के अलग अलग इलाकों में लगातार ट्रेनिंग ले रही है, ताकि वक्त पड़ने पर वो पूरी ताकत से अपने दुश्मन पर अटैक कर सके। कनाडा के ओंटारियो में दिवाली मना रहे भारतीय मूल के लोगों और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा हुआ और दिवाली के जश्न में खलल पड़ने से नाराज भारतीय मूल के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वहां काफी देर तक दोनों गुटों के बीच झड़प भी हुई। आरोप है कि भारतीय मूल के लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, तभी खालिस्तान समर्थकों का गुट वहां पहुंचा था। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर टायर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया गया कि आग पहले कबाड़ के गोदाम में लगी थी और इसके बाद इसने टायर के गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर एक कबाड़ के गोदाम में पहले आग लगती है, लेकिन देखते ही देखते इस आग ने पास में टायर गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।
यूक्रेन जंग में डर्टी बम वाली साजिश की गूंज भारत तक पहुंच गई। रूसी रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात कर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, जिसके नाम का जिक्र होने से ही दुनिया भर के देश दहशत में हैं, क्योंकि दावा है कि ये डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसी तबाही मचाने की ताकत रखता है, जिसके फटने के बाद फैलने वाला भयानक रेडिएशन पूरे इलाके को बर्बाद कर देता है, क्योंकि इस बम के अंदर विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जाता है और बम में धमाका होते ही ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में बिखर जाता है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन पर डर्टी बम की साजिश तैयार करने का आरोप लगाया। Оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. हालांकि इस मुद्दे पर रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया और दोनों देशों को आपसी बातचीत से विवाद सुलझाने की नसीहत दी। उधर नेटो ने रूस के आरोपों को दुनिया को गुमराह करने की कोशिश बता दिया, क्योंकि भारत से पहले रूस के रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों से भी फोन पर चिंता जता चुके हैं। इसीलिए रूस के बदले तेवरों ने नेटो को हैरान कर दिया, क्योंकि ये वही पुतिन हैं जो पहले दिन से परमाणु हमले की धमकी देते आ रहे हैं। ऐसे में नेटो को आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में है और वहां से निकलने से पहले यूक्रेन की जमीन पर जानबूझकर डर्टी बम फोड़ने की फिराक में है, ताकि उसका ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ा जा सके। Russia often accuses others for what they intend to do themselves. अमेरिका की ओर से भी रूस को चेतावनी दी गई कि यूक्रेन में डर्टी बम का इस्तेमाल करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन की जंग में बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं, क्योंकि पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया है। कादिरोव ने रूस के मुसलमानों से खुली अपील की है कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यूक्रेन को पुतिन के कदमों में लाकर रख दें, ताकि 8 महीने से चल रही यूक्रेन की जंग का रूस की जीत के साथ दी एंड किया जा सके। सामने आए वीडियो में रमजान कादिरोव यूक्रेन में रूस का झंडा गाड़ने के लिए इतने बेताब दिखे कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर यूक्रेन में लाशें ही लाशें बिछाने की कसम ही खा ली। रमजान कादिरोव ने दो टूक कहा कि वो जापोरिजिया या खैरसॉन में नहीं रुकने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा यूक्रेन ही रूस का है। उन्होंने ये तक कहा कि भले ही यूक्रेन के साथ अमेरिका से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। बल्कि रूस के नागरिकों को हथियार उठाने को मजबूर करने के लिए कादिरोव ने उन्हें इस्लाम का वास्ता भी दिया और कहा कि जो भी यूक्रेन में लड़ने जाएगा उसे शैतानों का कत्ल करने का मौका मिलेगा। मतलब कादिरोव ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान ही बता दिया। इतना ही नहीं, कादिरोव ने अपने वीडियो मैसेज में यूक्रेन के सैनिकों का वो खौफनाक हश्र करने की धमकी दी कि किसी की भी रूह कांप उठे। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल भी कादिरोव की ही भाषा बोल रही है। बीती रात उसकी बैठक में यूक्रेन से शैतानों को खत्म करने की बात कही गई। यानी रूस यूक्रेन की लड़ाई को धर्म की लड़ाई बनाने की कोशिश में लगा है, ताकि रूस के लोगों को भड़काया जा सके। अब तक वो यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार को नाज़ी कहता आ रहा था, लेकिन अब रूस 2 कदम आगे बढ़कर उसे शैतान बताने पर तुला है। बिहार के समस्तीपुर में नमाज पढ़ने जा रहे 2 युवकों पर फायरिंग हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि मस्जिद जाते वक्त दोनों पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां चलाई। उसके बाद उसको गोली मार के वो लोग भागा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। बड़ी खबर बिहार के गया से, जहां मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया गया कि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। 53 बोगियों के पटरी से उतरने के बाद भी इंजन नहीं रुका और वो बची हुई बोगियों को लेकर आगे बढ़ता रहा। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है। बिहार के गया में ये तस्वीर सामने निकल कर आई, जहां पर 53 डिब्बे इस मालगाड़ी की से डिरेल हो गए, लेकिन बावजूद इसके इंजन एक डिब्बे को लेकर रफ्तार भरता रहा। लखनऊ में एक मोबाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं ब्रिटेन में रूस के राजदूत का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ब्रिटेन में रूस के राजदूत ने यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाला है। रूस एटमी हथियार नहीं चलाएगा, ये रूस के राजदूत का ब्रिटेन में कहना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस की ओर से लगातार ड्रिल किए जा रहे हैं
जो खुद पुतिन भी वहां बैठकर देखते हैं और लगातार ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ ब्रिटेन में रूस से राजदूत कहते हैं कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान रूस के सैनिकों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिक वहां बड़े हमले की तैयारी में थे, जिसे यूक्रेन के जवानों ने हमला कर नाकाम कर दिया। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें झाड़ियों के बीच रूस के कई जवान छिपे नजर आए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उन पर दुश्मन ड्रोन से निशाना लगाने वाले हैं। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, यूक्रेन की फौज ने ड्रोन से बम गिरा दिया, जो झाड़ियों में छिपे पुतिन के सैनिकों पर जा गिरा। इस हमले में रूस के कई जवान घायल हो गए। इस हमले के बाद रूस के कई सैनिक वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी यूक्रेन की फौज ने उन पर ड्रोन से कई बम गिरा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हथियारों का उत्पादन तेज करने का आदेश जारी कर दिया। एक रोज पहले ही उनके करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने वहां की कंपनियों को ज्यादा हथियार न बनाने पर जेल भेजने की धमकी दी थी, क्योंकि 8 महीने से जारी जंग में रूस की सेना के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पलटवार से सबसे ज्यादा नुकसान रूस के टैंकों को हुआ। रूसी सेना को टैंकों की ऐसी कमी पड़ गई कि उन्हें कबाड़ में खड़े किए गए टैंक भी जंग में उतारने पड़े, और वो टैंक भी पश्चिमी देशों के आधुनिक हथियारों के सामने टिक नहीं पाए। यूक्रेन के हमले में रूस के सैकड़ों टैंकों के परखचे उड़ गए। इसके साथ ही रूस को बख्तरबंद गाड़ियों और गोला बारूद की भी भारी कमी होने का दावा किया गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने अपने देश की हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया और सख्त आदेश दिया है कि वो पूरी ताकत से टैंक समेत दूसरे हथियार बनाने में जुट जाएं, क्योंकि दावा है कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जा रही है, रूस के हथियारों का जखीरा खत्म होता जा रहा है। और हथियार ही नहीं होंगे तो उनके सैनिकों को जेलेंस्की की सेना के सामने घुटने टेकने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में हथियारों की कमी होने की वजह से ही इन दिनों उसके ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। दावा है कि ड्रोन से भी रूस जंग में इस वक्त वैसे हमले नहीं कर रहा जैसे पहले करता था, यानी वो ईरान से मिले ड्रोन को भी बचाकर जंग लड़ रहा है। दावा तो ये भी किया गया कि सिर्फ हथियार ही नहीं, यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को दूसरी जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ऐसे हालात से पुतिन के सैनिकों का हौसला बुरी तरह टूट रहा है। और अपने सैनिकों में नई जान फूंकने के लिए पुतिन कुछ रोज पहले खुद ही मोर्चे पर उतरे दिखाई दिए थे। वो रूस के रिजियान प्रांत के एक ट्रेनिंग कैंप पहुंच गए थे। वहां उनके सैनिक आधुनिक और खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दिए थे। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये भी पुतिन का एक प्लान था। वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके सैनिकों के पास घातक हथियारों की कमी नहीं है, बल्कि वो किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक रोज पहले ही उनके करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियों को धमकी दी थी। उन्हें तेजी से हथियारों का उत्पादन करने का आदेश दिया गया था और ऐसा नहीं करने पर जेल भेजने की उन्हें चेतावनी दी गई। उनकी इस तरह की धमकी के बाद ही चर्चा तेज हो गई कि रूस हथियारों की कमी से जूझ रहा है। दावा है कि इसी वजह से पुतिन और उनके करीबी बुरी तरह बौखला गए। खबर यूपी के हरदोई से, जहां दो गुटों के बीच हुए विवाद में 2 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया। बताया गया कि छोटे से विवाद में ये गांव गोलियों की आवाज से दहल उठा। यहाँ दबंगों ने सरेआम फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पिता पुत्र समेत 2 लोगों की जान चली गई। बाबू सिंह नामक व्यक्ति के ऊपर एक गांव के ही गुड्डू सिंह नामक व्यक्ति के परिवार द्वारा हमला किया गया, जिसमें बाबू सिंह और उनके बेटे की डेथ हो गई है। 2 अन्य घायल हैं और इस संबंध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर छापेमारी की है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। इस वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। साथ ही पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। मुजरम में सुरक्षा बल ने म्यांमार से भेजी जा रही हथियारों और दूसरे सामान की बड़ी खेप जब्त कर ली। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसके तहत बड़ी संख्या में हथियार, एक सैटेलाइट फोन और कई दूसरी चीजें बरामद की गईं। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर है कि म्यांमार में मौजूद आतंकी संगठनों की तरफ से यह हथियार भारत भेजने की साजिश थी। अमेरिका ने रूस और चीन को डराने के लिए नया परमाणु बॉमर B-21 तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक बॉमर को दिसंबर की शुरुआत में दुनिया के सामने लाएगा। और अमेरिका का दावा है कि इस परमाणु बॉमर B-21 के एक ही वार से सबसे बड़ी तबाही मच सकती है। यानी उसका यह बॉमर रूस के साथ साथ चीन के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ये दोनों देश इन दिनों अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। यूक्रेन की मदद करने पर रूस पहले से ही अमेरिका पर भड़का हुआ है, जबकि ताइवान के साथ खड़े होने पर उसे चीन से चुनौती मिल रही है।
मतलब मौजूदा वक्त में अमेरिका को दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने छठी पीढ़ी का ऐसा बॉम्बर तैयार किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो चल गया तो कई शहर हिरोशिमा और नागासाकी में तब्दील हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि रूस और चीन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को इस तरह के बॉम्बर की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पिछले 30 साल से उसने कोई नया बॉम्बर नहीं बनाया था। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ रूस और चीन है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके साथ खड़े अमेरिका और पश्चिमी देश। यानी अमेरिका के लिए यह वक्त बेहद चुनौती भरा है। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना जल्द से जल्द अपने बेड़े में B-21 परमाणु बॉम्बर को शामिल करवाना चाहती है। दावा है कि B-21 एक स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। यही नहीं, ये बॉम्बर B-61 जैसे परमाणु बम लॉन्च करने में भी सक्षम है। वहीं बिहार के दानापुर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान कई राउंड गोलियां भी चली हैं। पटाखे के विवाद में हुए झगड़े का वीडियो भी वायरल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी तक की नौबत आ गई। एक रिटायर्ड सैनिक ने अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से लाइसेंसी हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान गांव वालों ने आरोपियों को पुलिस के चंगुल से खींचने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम अलर्ट थी और वो आरोपी को साथ लेकर चली गई। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुटी हुई है। खबर बिहार के बक्सर से, जहां पावर सब स्टेशन में भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी है। अगर जरा सी भी देर होती तो पावर स्टेशन जलकर राख हो जाता। आग सब स्टेशन के पास मौजूद गाड़ियों में लग गई थी। वहां हर तरफ आग की लपटें नजर आईं और आसमान तक धुएं का गुबार उठता दिखा। तेज लपटों के साथ झाड़ियां जल रही थीं। चूंकि यह आग सब स्टेशन के पास लगी थी तो खतरा भी बड़ा था। मौके पर पहुंची बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सब स्टेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया गया कि इस इलाके में कुछ लड़के पटाखे फोड़ रहे थे और इसी दौरान पटाखे की चिंगारी झाड़ियों के बीच पहुंच गई और देखते ही देखते वहां आग लग गई। आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल कंपनी में विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने की वजह से धमाका हुआ, जिससे वहां के कर्मचारी दहशत में आ गए। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1, आपकी आवाज बनने में। जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।